नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ठीक है, हम आज नए चैप्टर की बात करेंगे। आपकी क्लास 10 के नए चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 12 की बात हम करने वाले हैं। कितने नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं? 12 नंबर चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, देखिए, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहते किसे हैं? ठीक है, मेन नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं उनमें सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं। किसे कहते हैं? तो बिल्कुल इजी सी इसकी परिभाषा है, सुनिए। हम लोग या मानव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर वह वस्तु जिसका उपयोग वह बिना बदलाव के करता है तथा वह हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, वह क्या क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। फिर से सुनिए परिभाषा रहेगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और जिसका उपयोग उसमें बिना बदलाव किए हुए किया जाता है, उन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जिनका उपयोग हम उनमें बिना बदलाव किए हुए करते हैं, ऐसी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। अगर हम बात करें इनकी अब हम बात करेंगे इनके प्रकारों की, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए प्रकार क्या होते हैं। पहला प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं तो वो रहेगा, एक नंबर प्रकार की बात करते हैं तो वो रहेगा विकास एवं प्रयोग के आधार पर। विकास एवं प्रयोग के आधार पर 3 मुख्य प्रकार इसके बनाए गए हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार इसके बनाए गए हैं। पहला है विकास एवं प्रयोग के आधार पर। दूसरा अगर हम बात करें तो उत्पत्ति एवं जो उद्गम है उसके आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और जो 3 नंबर है वो है वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर। इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, वितरण के आधार पर। इसके अलावा इसकी उपयोगिता को देखते हुए एक और है प्रकार जिसमें इसके 2 भाग होते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? विकास एवं प्रयोग के आधार पर हम बात करेंगे तो इसमें 2 प्रकार आएंगे। कितने प्रकार आएंगे? 2 प्रकार इसके अंदर आएंगे। एक तो आएगा वास्तविक संसाधन और दूसरा आएगा संभाव्य संसाधन। ठीक है, 2 प्रकार इसके अंदर आएंगे। इसी प्रकार हम उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे, जिसमें भी हम मुख्य 2 भागों की बात करेंगे। वो होंगे, एक तो होगा जैव संसाधन और एक होगा अजैव संसाधन। एक तो होगा
जैव और एक होगा अजैव संसाधन। ठीक है। इसी प्रकार हम वितरण के आधार पर बात करेंगे तो इसमें भी दो प्रकार होंगे। एक प्रकार होगा सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा होगा स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन। ठीक है। विकास एवं प्रयोग के आधार पर दो की बात करेंगे, वास्तविक संसाधन व संभाव्य संसाधन। इसी प्रकार उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इसी प्रकार वितरण के आधार पर बात करेंगे, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन के महत्व को देखते हुए दो की और बात करेंगे। एक तो होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। एक तो है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय संसाधन। आज हम इन सभी के वर्णन की बात करेंगे, किसे कहते हैं और इनके क्या उदाहरण होते हैं। तो सबसे पहले हम विकास एवं प्रयोग के आधार पर बात करते हैं वास्तविक संसाधन। क्या नाम है? वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन की जब हम बात करते हैं किसे कहेंगे, तो देखिए वास्तविक संसाधन वे होते हैं ऐसी वस्तुएं जिनकी मात्रा और संरचना हमें पता है। जिनकी मात्रा और संरचना का क्या है? मात्रा एवं संरचना का हमें पता है। ठीक है। और जिनका हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, जिनका हम क्या कर रहे हैं? वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संसाधन कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संसाधन कहलाती हैं। ठीक है। फिर से सुन लीजिए, ऐसी वस्तुएं जिनकी मात्रा और संरचना हमें पता है, जिनका हम प्रयोग वर्तमान में कर रहे हैं, ऐसी वस्तुओं को वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण की बात कर लेते हैं तो जर्मनी में कोयले की मात्रा, जर्मनी में कोयले की मात्रा। ठीक है। इसी प्रकार पश्चिम एशिया इसमें तो जर्मनी में किसकी मात्रा हो गई? कोयले की मात्रा। पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, खनिज तेल की मात्रा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं तो जो काली मिट्टी है उसकी मात्रा। तो इनका हमें पता है, इनकी मात्रा का भी पता है और इनके जो प्रयोग हैं हम कर रहे हैं, इनकी संरचना का भी हमें क्या है? पता है। इस 2 नंबर है वास्तविक संसाधन हो गया और 2 नंबर हमारा जो है वो क्या रहेगा? संभाव्य संसाधन। देखिए बिल्कुल ऊपर वाले के अपोजिट है। इसमें हमने बात की थी हमें मात्रा व संरचना का पता है, इसमें मात्रा व संरचना का ज्ञान नहीं होता। मात्रा व संरचना का हमें पता नहीं होता है। संरचना का हमें पता नहीं होता है। हम अनुमान नहीं लगा सकते इसकी कितनी मात्रा है और इसकी संरचना किस प्रकार की है। अर्थात हम इनका वर्तमान में प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में क्या नहीं कर रहे हैं? वर्तमान में प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाले में वर्तमान में प्रयोग कर रहे थे, इनकी ना तो मात्रा और संरचना का पता है, ना ही हम अनुमान लगा सकते हैं इनकी मात्रा और संरचना का। वर्तमान में इसका प्रयोग भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले समय में क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में इनका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। आने वाले समय में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? संभाव्य संसाधन कहा जाता है।
ऊपर वाले में मात्रा संरचना पता थी, वर्तमान में प्रयोग भी हो रहा है, जैसे जर्मनी में कोयले की मात्रा, पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा और महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा। लेकिन संभाव्य इसके अपोजिट है, इसके आधार पर मतलब मात्रा व संरचना का नहीं पता होता है, ना ही हम वर्तमान में उनका प्रयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण की बात करें तो 20 साल पहले पवन चक्कियों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता था, लेकिन वो संभाव्य संसाधन थी, है नहीं। अब क्या है, उनका हम सब कुछ हमें पता है, ठीक है, मात्रा संरचना उनका आज जैसे जैसे विकसित हो रहे हैं देश, उनका अधिक प्रयोग भी हो रहा है वर्तमान समय में, तो वो थी, है नहीं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम उदाहरण की बात करें तो लद्दाख जो है, लद्दाख में यूरेनियम, लद्दाख में जो यूरेनियम है जिसका उपयोग हम आने वाले समय में कर सकते हैं, यूरेनियम की जो प्राप्ति हुई है उसका उपयोग हम क्या है आने वाले समय में कर सकते हैं। तो ये हो गए दो संभावित संसाधन और वास्तविक संसाधन। अब हम आगे बात करते हैं उद्गम के आधार पर। किसके आधार पर? उद्गम के आधार पर बात करते हैं। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर भी मैंने आपको दो बताए हैं। कितने बताए हैं? दो बताए हैं। पहला कौन सा बताया है? एक नंबर आपको बताया था जैव संसाधन। कौन सा है? जैव संसाधन। जैव संसाधन की अगर बात करते हैं तो ये सजीव या जो जीवित वस्तुएं हैं उनको क्या बोला जाता है? सजीव या जीवित वस्तुओं को क्या बोला जाता है? जैव संसाधन बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें पेड़ पौधे हैं, जीवित पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जंतु हैं, इसके अलावा मनुष्य हैं, ये सब क्या किस में आते हैं? इसी में आते हैं, जैव संसाधन के अंदर आते हैं। इसके बाद 2 नंबर अगर हम बात करते हैं तो अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये निर्जीव होते हैं। कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं या क्या होते हैं? मृत होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या बोल सकते हैं इनको? वायु बोल सकते हैं, मृदा बोल सकते हैं, प्रकाश बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं, मृदा बोल सकते हैं, प्रकाश बोल सकते हैं आदि। ये क्या है? निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। तो इस प्रकार से उद्गम के आधार पर हमने दो की बात की। किस किस की? एक तो जैव संसाधन जो जीवित या सजीव होते हैं, पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य आदि। दूसरा अजैव संसाधन जो निर्जीव या मृत होते हैं, जैसे वायु, मृदा, प्रकाश आदि। इसके बाद में हम लास्ट बात करते हैं वितरण के आधार पर। 3 नंबर बात करते हैं वितरण के आधार पर। देखिए, वितरण के आधार पर 2 प्रकार बताए थे मैंने आपको। एक तो पहला तो बताया था सर्वव्यापक संसाधन। कौन सा? सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सभी जगहों पर पाई जाती हैं। क्या होती हैं? सभी जगहों पर पाई जाती हैं। जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर हमें ये आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें वायु, ऐसा कोई स्थान है क्या जहाँ पर वायु नहीं मिलती हो? तो हम जहाँ भी जाते हैं उन जगहों पर हमें ये वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वव्यापक संसाधन बोला जाता है। प्रकाश भी आप लिख सकते हो, लेकिन रात्रि में इसे नहीं मान सकते। इसके बाद बात करते हैं स्थानिक। दूसरा स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन की बात करते हैं तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं या ऐसे संसाधन होते हैं जो कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही मिलते हैं। कुछ ही जगहों पर मिलते हैं। क्या है? कुछ ही जगहों पर मिलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से आप लोग समझो, जैसे लोहा है तो लोहा ऐसा थोड़ी हम जाएंगे वहीं मिल जाएगा। तांबा है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी जस्ता है, तांबा है, सोना, चांदी, जो भी तत्व हैं वो हमें हर स्थान पे नहीं मिलते हैं, कुछ ही स्थानों पर मिलते
हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्थानिक संसाधन बोला जाता है। इस प्रकार से हमने तीनों प्रकारों की बात कर ली। लेकिन अगर हम उपयोगिता के आधार पर और प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो इसके दो प्रकार और होते हैं, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। उनकी बात संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। प्रयोग क्या कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, प्रयोग दोबारा कर सकते हैं, या हम इन्हें पुनः काम में ले सकते हैं, या इन्हें हम क्या कर सकते हैं, पुनः काम में ले सकते हैं। ऐसे जो संसाधन है वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद हमें उनको दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है। इनकी जो मात्रा है वो असीमित मात्रा होती है। क्या होती है, असीमित मात्रा होती है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो सौर ऊर्जा है, ठीक है, ये नवीकरणीय सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये ऐसी जो संसाधन है उनको क्या कहा जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसके बाद में 2 नंबर हम बात करते हैं अनवीकरणीय की। किसकी बात करते हैं, अनवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं। तो इसका उल्टा होगा, अनवीकरणीय संसाधन है, इनका एक बार प्रयोग में लेने के बाद में दोबारा प्रयोग जो है वो नहीं किया जा सकता। दोबारा प्रयोग है वो क्या नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। उन्हें क्या बोला जाता है, अनवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। या फिर दोबारा अगर प्रयोग भी किया जाता है तो उनके निर्माण में क्या है, लंबा समय लगता है। क्या लगता है, लंबा समय जो है वो लगता है, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय, नवीन दोबारा निर्माण नहीं हो सकता है का मतलब नहीं, नवीन का मतलब निर्माण नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है, ये सब हैं, इनका प्रयोग एक बार होने के बाद में दोबारा हम लोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आज हमने जो है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं उनकी बात की। अब हम कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्योंकि अनवीकरणीय जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग हमें सीमित करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं, बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनका प्रयोग बहुत ही आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए, बिना आवश्यकता के इनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके प्रबंधन की भी बात करेंगे, हमें किस प्रकार से इनको यूज में लेना चाहिए।